दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में। और दोस्तों एक बात है कि जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है। अगर संघर्ष ना हो, एक कहावत मैंने किताब में पढ़ी थी कि लाइफ में जब भी कोई संघर्ष वाला पीरियड आता है तो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कैरेक्टर को निखारने के लिए आता है, उसको कहीं ना कहीं उभार, हमारे अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको निखारने के लिए आता है। तो सीधी सी बात है, एक स्टोरी आपको बताते हैं कि एक बार एक बायोलॉजी के टीचर बायोलॉजी के क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे कि कैसे कैटरपिलर से कैसे बटरफ्लाई बनती है। तो उन्होंने एक कैटरपिलर को दिखाया और बच्चों को बताया कि बेटा देखना, इसमें अभी ये अपने खोल से बाहर आने के लिए वो पूरा ताकत लगाएगी और कि कोई टच मत करना, देखना ये इसको खुद से आने देना। और ये बोल करके और वो जो टीचर थे वो बाहर चले गए और सारे बच्चे बड़े गौर से उस कैटरपिलर को देख रहे थे। वो अपने खोल से बाहर आने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। बहुत देर देखने के बाद एक बच्चे को रहा नहीं गया और उसके अंदर जो है मदद करने की भावना जागी और उसने क्या किया, उस कैटरपिलर को खोल दिया और उसको बाहर आने दिया। थोड़ी ही देर बाद वो वहीं का वहीं मर गई। थोड़ी देर बाद टीचर जब वापस आए तो मामला देख के समझ गए। उन्होंने बोला किसने छुआ था इसको, किसने इसको मदद करने की कोशिश की? तो एक बच्चा बड़ा रुआसा सा बोला कि सर मैंने। तो बोले बेटा देखो, ये प्रकृति का नियम है। इसके अंदर जब वो खोल तोड़ के बाहर आने का प्रयास कर रही थी, तब इसके अंदर वो शक्तियां डेवलप होती जिसको तुमने डेवलप नहीं होने दिया, और यही कारण है कि वो बाहर की दुनिया में आके नहीं जी पाई और मर गई। तो कई बार ऐसा होता है हमारे दोस्तों, हमारी लाइफ में भी, कि हम लोग किसी को देखते हैं कि वो संघर्ष कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, अब हमको इसकी मदद कर देना चाहिए। हमें किसी की लेग बना देने से उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी। करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप नहीं होंगी। तो हमेशा संघर्ष तो करना पड़ेगा। अपने हिस्से की जो परेशानी है उसको झेल के, उसको खेल के ही हम आगे बढ़ेंगे। तो संघर्ष करना जरूरी है दोस्तों। और आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत कपल रांची से हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत हम्बल और बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी हैं। एक सूदिंग इफेक्ट आता है जब भी उनके साथ आप बात करेंगे। एक लिटरेट आदमी के साथ बात करने का जो इंपॉर्टेंस होता है वो आपको पता चलेगा। तो मैं आज एक ऐसे कपल से मिलवाना चाहता हूँ। बाइफरकेट करें अलग अलग, तो हस्बैंड जो है वो बहुत सालों से एक एमएनसी में काम कर रहे हैं और मार्केटिंग फील्ड में है। तो एक तरफ उनको मार्केटिंग के पूरे गुण पता है, तो दूसरी तरफ जिंदगी के बहुत सारे थपेड़ों ने उनके कैरेक्टर को इतना बढ़िया बिल्डअप किया है कि उतने ही वो हम्बल होते चले गए हैं। और साथ ही साथ उनकी जो वाइफ है, गजब का जुनून है, गजब का जोश है और एक जिद है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे आज भी याद है कि वो पहली बार जब हमसे मिली थी तो उन्होंने एक ही लाइन बोला था कि सर मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। ने कहा बस यही तो लोग नहीं कर पाते, सारी चीजें पड़ी रहती हैं लेकिन अंदर से वो इच्छा नहीं होती। और मैम आपने ये बात बोली है तो बिल्कुल आप कर जाएंगी। और आज मैं बहुत फक्र के साथ आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ। रांची से ये खूबसूरत कपल हैं, शरद सर एंड पल्लवी मैम। वेलकम सर। शरद, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर, मैम। थैंक यू सर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वेलकम सर, वेलकम मैम। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया सर। आज बहुत सारे लोग आपकी, पल्लवी मैम और शरद सर, आपके जो लाइफ की जो हिस्ट्री है, जो अप्स एंड डाउन्स आपने देखा, जो चैलेंजिंग फेजेस देखा, और उसके बाद जो आपने सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके जो आज आपकी जो अचीवमेंट है और जिस तरीके से आप इवॉल्व हुए हैं, इतना बढ़िया जो हमारे सामने एक पर्सनालिटी निकल के आई है, तो सबके पीछे क्या रीजन है, वो क्या स्टोरी है, आज सब कुछ हम लोग सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। प्लीज वेलकम, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आप लोगों ने हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने सक्सेसफुल लोगों के सामने अपनी स्टोरी सुनाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। मैं चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे हर बार हर समय मेरा सपोर्ट करा, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंस्पायर करा, हमेशा बोले कि पल्लवी तुम्हारे में बहुत कुछ है, तुम कर सकती हो, क्योंकि मुझे लगता था मैं नहीं कर सकती, बट इन्होंने मुझे हर समय ये इंकरेजमेंट दिया। मैं चाहूंगी कि पहले ये आप कुछ बताएं प्लीज। नमस्कार दोस्तों,
थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर एंड मैडम आपको। मैं एक बात बताना चाह रहा था शुरू होने से पहले कि बहुत साल पहले से ही मैं एक टीवी शो, बहुत फेमस टीवी शो हुआ करता था, मैं उसको देख रहा था और मुझे बड़ी चाहत थी। वह कॉफी विद करण, जो बहुत फेवरेट भी था हमारा। लेकिन उसमें एक अच्छाई क्या था कि बहुत सारे सेलिब्रिटी, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज के सेलिब्रिटी को बुलाते थे और वो पूरी अपनी दास्तान सुनाते थे अपने करियर के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज लगता था कि काश ऐसा वो प्लेटफॉर्म हमें भी मिलता तो शायद मैं अपनी बात करता। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये एक सोच होती है, जो देखता है टीवी पर वो सोचता है। इसी क्रम में आज सर आप दोनों ने ये प्लेटफॉर्म, इससे सच ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म, हमें एक मौका दिया है आप लोगों ने, जहां हम अपनी बातों को सर दिमाग से नहीं, दिल से हार्ट से जोड़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर एंड मैडम, वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। एंड सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं शरद, रांची से, महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ही प्यारा शहर रांची से हूँ। और ऐसे मेरी जन्मस्थली बिहार के मुंगेर से है, मैं मुंगेर का हूँ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरी मुंगेर में ही हुई है और मेरे पिताजी मुंगेर कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। उस जमाने में, बहुत से पहले की बात है, उस जमाने में इतना तड़क भड़क एक आम जिंदगी की रोशनी नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक छोटी सी तमन्ना थी मेरी, उस जमाने में हुआ करती थी। मैं स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन आदमी था। पढ़ाई तो मेरे परिवार में था ही, लेकिन स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन था। और स्पोर्ट्स में खासकर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, हमें पता नहीं क्या पैशन था कि मैं उसके पीछे दिन रात लगा रहता था और सोचता रहता मुझे करना है। इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी मुंगेर में है, जहाँ पर वो हर साल सालाना वहाँ पर मैच का आयोजन किया जाता था, जिसमें बाहर की टीम वगैरह आती थी। तो मैं मुंगेर से चयनित हुआ था और वहाँ रांची की एक मेकॉन कंपनी है, वहाँ की टीम वहाँ पहुंची थी और उन्हीं के साथ हम लोग का आमना सामना मैच होने वाला था। एनीवे मैं उसमें खेल नहीं पाया, मैं उसमें 12th मैन के रूप में था। लेकिन मैं खासकर उन लोगों के बारे में जानना चाहता, देवल साहब जो रांची के, क्या झारखंड बिहार के या इंडिया लेवल पर उस जमाने के बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे, बाद में समीक्षक भी हुए, वो उनको हमको देखने का मौका मिला था। उसी क्रम में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस, मुंगेर जीती थी, एक जोश था, जुनून था कि हमें जीतना है। हम लोगों ने उसी को जीतने के बाद वापस मुझे और भी इच्छा हो गई कि मैं रांची जाऊंगा और रांची जा करके मैं अपनी खेल की प्राथमिकता को आगे बढ़ाऊंगा और पढ़ाई को भी करूंगा। छोटे से शहर से रांची का दौर, इंटरमीडिएट पास करने के बाद मैं वापस रांची आया, मौका मिला हमें रांची आने का। और रांची आने के बाद, रांची आने के क्रम में मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखा, आगे बढ़ा, पढ़ाई भी होती रही, पढ़ाई भी होते रहा। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेला, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी खेला, स्टेट लेवल पर भी मैंने खेला। और आदिल हुसैन, बहुत सारे ऐसे, प्रदीप खन्ना अगर जानते होंगे, अमित कुमार, सबा करीम के साथ भी हमारा खेल बहुत उस समय खेला लगा। और हम, हेमू अधिकारी हमारे कोच हुआ करते थे पटना में कुछ दिनों के लिए, उन सारे लोगों का खेल में खेला। लेकिन कहते हैं नियति को कुछ और मंजूर था, वो आगे नहीं बढ़ पाए। समय के साथ मेरी पढ़ाई पूरी हुई। एक मध्यम वर्गीय परिवार में क्या था उस जमाने में, खेल की इतनी प्राथमिकता नहीं हुआ करती थी, बस सिंपल सा था कि भाई नौकरी करनी है, तुम तो दिन भर खेल में ही लगे रहते हो। तो मुझे लगा कि ठीक है, नौकरी करनी है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे दिल में एक चाह थी, तमन्ना थी, मेरे में एक इनहेरेंट चीज था कि मैं लोगों से बात करूं, उनसे मिलूं। मिलने, बात करने में, हंसने बोलने में हमको कुछ मजा ही कुछ और आता था। मैं शांत रहने वाला व्यक्तित्व का आदमी था नहीं कभी। तो मुझे एक अपने रिलेटिव जो बहुत जाने माने पत्रकार भी हैं, एस.एन. विनोद साहब, जो अभी महाराष्ट्र में हैं, उन्होंने बोला कि शरद एक काम करो, तुम राष्ट्रीय नवीन मेल, एक पत्रिका पेपर चलने वाली है डाल्टनगंज से, नई पेपर है, न्यूज़पेपर, आप उसमें ज्वाइन कर लो। मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया, मैं चला गया, मुझे अच्छा लगा, पत्रकारिता का मुझे पसंद था, क्योंकि मैं एक लिटरेचर का आदमी था, पढ़ना लिखना था, इतिहास हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था। मैं वहाँ चला गया और ज्वाइन कर लिया। और यहाँ से मेरी एक जो ग्लैमरस जिंदगी होती है, जो मैं चाहता था, लोगों से मिलना, बात करना और कवरेज, उस समय बिहार झारखंड, बिहारी था, झारखंड नहीं हुआ करता था। पहली मुलाकात हमें उस समय के बिहार के गवर्नर मिस्टर A.R. किडवाई हुआ करते थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी।
रूबरू हुए थे। हमने एक लिखा था, वहाँ के आर्टिकल को मैंने डाल्टनगंज पर एक शहर पर लिखा था, उस पर वो विमोचन करने आए हुए थे, तो हमारी मुलाकात हो पाई हमारी टीम के साथ। 3 कृति जो हमारी वहाँ पर हुई सर, वो बहुत लोकप्रिय रही दोस्तों। एक सबसे पहले जो मैं लाइव एजुके मैंने लिया, इंटरव्यू लिया था, वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी का मैंने इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू लेने के बाद मैं सुरभि फ्रेम, उसमें एक सुरभि दूरदर्शन में एक चैनल में चलता था, सुरभि प्रेम, रेणुका साहनी का भी मैंने लाइव इंटरव्यू लिया था। और इसके बाद जो एक मर्मस्पर्शी मतलब हृदय विदारक घटना घटी थी उस समय बिहार में, वो जी कृष्णैया जो डीएम हुआ करते थे गोपालगंज की, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका एक बहुत बड़ा हृदय स्पर्शी आर्टिकल, जो बहुत बड़ी घटना थी उस दरमियान बिहार की, उसको मैंने लिखा और वो आर्टिकल मुख्य पेज पर छपा था। और उस मुख्य पेज पर लोगों ने इतना सराहा था, मैं कैसे बखान करूं, वो तीनों चीज मेरे पास है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पेज पर हमने काम किया था, लेकिन वो मुझे उस क्षेत्र को आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहिए कि जिस जगह पर हम काम कर रहे थे वहां पर प्रॉब्लम्स बहुत थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, क्योंकि वो डाल्टनगंज फेमस था, पलामू फेमस था उस जगह, और मुझे रात बेरात 2 बजे 1 बजे रात में कवरेज के लिए जाना पड़ता था। ऐसे कई एक कृति हुई। हमारे परिवार का इस बीच प्रेशर आने लगा कि भाई ये जगह ठीक नहीं है, तुम छोड़ करके वापस आ जाओ। मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर आने के बाद फिर हम वापस जमशेदपुर चले गए, जहाँ हमारे बड़े भाई माता पिता रहते थे उस समय। मैं उनके पास चला गया और वहीं टाटा आयरन स्टील कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, एज ए प्रोफेशनल ज्वाइन किया, पर्सनल डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, और वहां से जीवन शुरू हुई। सर कहते हैं ना, जिंदगी सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये एक वो जो लाइफ है ना, वो लाइफ मुझे पसंद नहीं था। सुबह 8 बजे घर से जाना और रात को 8 बजे आना और थक के सो जाना, ये कोई जीवन मुझे एंजॉयमेंट नहीं लगता था, जिसको के अंदर कैद की जिंदगी महसूस कर रहा था। लेकिन अनप्लेजेंटली इसी दरमियान में क्रम चलता रहा, और 3 मई 1997 में पल्लवी जी से हमारी शादी हुई, और 1998 में हमारी पहली पुत्री तन्नू तानवी शरद जो हमारे साथ हैं, उनका जन्म हुआ। और किसी तरह दिन चलता रहा, आगे कारवां चलता रहा, लेकिन वो मजा हमें अपने लाइफ में नहीं आया, क्योंकि मैं स्वच्छंद विचार का था और खेल कूद लोगों के बीच में ज्यादा रहना चाहता था। इसी बीच हमारे हमारे बड़े भाई एक और है जो पटना में उस समय फार्मास्यूटिकल्स, एक फेमस फार्मास्यूटिकल्स लाइंस में थे, उसके रीजनल हेड थे, हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि शरद तुम एक काम करो, तुम फार्मा लाइन ज्वाइन करो, तुम कंफर्टेबल वहां नहीं फील कर रहे हो। तो मैंने फार्मा लाइन में बोला कि भाई मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं लिटरेचर का आदमी हूँ, मैं आर्ट्स का आदमी हूँ, मैं इस चीज को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, तुम ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें एक खासियत है कि तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों से मिलने की है, वो कर सकते हो, जो डॉक्टर में चाहत होती है। मैंने इमिडिएटली कहा ठीक है। फिर इसी तरह हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, और अपनी बच्ची को लेकर के मैं मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हूँ। पहली बार मैं अपने परिवारों से दूर अपने एक छोटे परिवार को लेकर के वहां मैं पहुंचा, और वहां पहुंचने के क्रम में ही दोस्तों मुझे उन तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों से सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं जीवन में जब तक चुनौती नहीं रूबरू नहीं होगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें एक नई चीज, नई फील्ड का फिर से एक बार मुंह देखना पड़ा और काम करना पड़ा। लेकिन यहाँ अच्छा ये लगा कि मैं रोज वैसे समाज के वैसे वर्ग के लोगों से हमारी मुलाकात होती थी, जिनसे हम रोज कुछ सीखते थे, फंडामेंटल सीखते थे। लेकिन बिहार में मैं 1 साल रह पाया मुजफ्फरपुर में, और मेरे पसंदीदा जगह झारखंड में अपना ट्रांसफर ले लिया और मैं हजारीबाग आ गया। हजारीबाग आने के क्रम में ही वहां से मेरी जिंदगी शुरू होती है, जो मार्केटिंग लाइन की मेरी प्रेफरेंस थी वो शुरू हो जाती है। और लंबे समय तक, करीब 16 साल तक सर मैं हजारीबाग क्षेत्र में रहा, डॉक्टरों से मुलाकात किया, लोगों से मुलाकात किया। पर्यावरण की दृष्टि से हजारीबाग बहुत अच्छा प्लेस था, ना कोई इंडस्ट्रीज थे, ना उस समय कोई जमाने में ट्रेन था, लेकिन खुशहाली थी। उसी दरमियान में हमारे 2004 में हमारे पुत्र का, शाश्वत श्री का भी जन्म हुआ, और वो भी हमारे साथ आए। लेकिन कुछ न कुछ लाइफ में एक कमी हम फील कर रहे थे, हम दोनों आदमी फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि आखिर वो कमी क्या है, वो कमी क्या है, वो चीज क्या है, कुछ तो खो रहे हैं। सर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जीवन में उतार चढ़ाव तो सभी लाइफ में रहते हैं। एक सैलरीड पीपल के लिए क्या होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो जब सैलरी आती है वही स्टोरी रहती है, और कुछ नहीं होती है। नमक का दौर होगा और किन्हीं को याद होगा, तो वो पूर्णिमासी की चांद तक ही रहती थी सैलरी।
वाकयात हो गया जो हमारे जीवन में एक ब्रेक भी लिया, लेकिन उससे मेरे हौसला को कमने नहीं दिया और हौसला को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। दिवाली की वो रात थी, महीने में एक ही दिन 2 त्योहार पड़ गए, नेचुरल था। सैलरी की बात थी तो एक ही बार आनी थी, सैलरी एक ही बार आई और वो दशहरा में चली गई। दिवाली उसी मंथ आ गई और दिवाली में वो परेशानियां थी मेरे पास, हमारे पास, हम दोनों के पास बहुत बहुत कम से पैसा नहीं के बराबर ही था। और हमारी बच्ची की ऐसी बहुत शांत प्रवृत्ति की लड़की है, लेकिन वो पहली बार उसने कहा था कि पापा हमें पटाखा चाहिए। शायद वो अपने दोस्तों से बीच देखी हो, ये फीलिंग्स उसको थी। दोस्तों, मुझे उस समय ये फील हुआ, मैं और मेरी धर्मपत्नी इस बात पर विचार किया और मैं पहली बार शांत हो गया। मुझे कष्ट हुआ, दुख हुआ कि अरे मैं ये क्या कर क्या रहा। बस मैं तो खुश था, मैं नौकरी कर रही, लेकिन फॉर्चुनेटली फिर किसी तरह वो मैं उस पल को गुजारा, बच्चों के साथ गुजारा। और नेक्स्ट डे ही हम लोगों ने, हम और मेरी धर्मपत्नी ने यह निर्णय लिया कि आगे हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये हमें नहीं पता चला, पता ही नहीं था, बट करना पड़ेगा। तो बच्चे हमारे नेचुरल है सर, बच्चे हमारे यही धरोहर है, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं तो दिन भर बाहर रहता था, डॉक्टरों से मिलना जुलना, सुबह जाता था, शाम में आता था। लेकिन पत्नी भी थी जो बच्चों को सहज को छोड़कर नहीं जा सकती थी, वो बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बच्चे हमारे बहुत छोटे थे, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। इसी बीच हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारी पत्नी ने इस चीज को निर्णय लिया कि हमें ट्यूशन करना चाहिए। सर, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस बीच में पल्लवी के अंदर, पल्लवी बहुत ही शांत प्रवृत्ति की एक महिला है, बहुत कम बोलती थी, लेकिन उनके हाव भाव, उनको आंखों में बहुत सारे चीज थे जो वो कहते थे, बयां करते थे, जो मैं पर्सनली फील करता था, लेकिन कभी मैं किसी से शेयर नहीं करता था। मुझे लगा कि अगर ये आगे बढ़ेंगी, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। मैंने इनसे कहा कि पल्लवी आप ज्वाइन कर लो, आप बच्चों को पढ़ाओ, ताकि अपने आपके बच्चों को ट्यूशन की जरूरत। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। देन पल्लवी जी ने इस चीज को मुहिम को आगे बढ़ाया, 2 बच्चों से ये शुरुआत की, फिर वहां से ये कारवां बनता गया। पल्लवी जी ने बहुत मेहनत करी इस पर, लेकिन कहते हैं कि लाइफ में कहीं ना कहीं उथल पुथल होनी चाहिए। हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऑफर मिला था, मेट्रोज कलकत्ता में हमको ऑफर मिला था, एक मल्टीनेशनल कंपनी के भी साथ, JLL जो कंपनी थी, जो DLF के साथ टाई अप किया था पैन इंडिया में, उनके साथ हमें ऑफर मिला और मैं वहाँ चला गया बेहतर करने के लिए। लेकिन मेरे मन में था कि मैं क्या करूँ। खैर, मैं वहाँ चला गया, वहाँ ज्वाइन भी कर लिया और मैं अपने बच्चों परिवार के साथ वहाँ रहने भी लगा। लेकिन 3 साल के परिवेश के बाद, वही जो एक नौकरी पेशे के साथ हमेशा से प्रॉब्लम होता है दोस्तों, वो प्रॉब्लम फिर आया, वो कंपनी बंद हो गई। TLF को उसमें प्रॉब्लम आया था पॉलिटिकली, तो बंद कर दिया गया। बंद जब कर दिया गया तो मैं फिर जीरो हो गया। मुझे लगा कि मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, मैं अब क्या करूं। अब मैं इतने बड़े शहर में क्या कर सकता हूँ। मैंने सिंपल एक से बोला, अब तो वापस जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा ये मैं नहीं सोचा। फिर हम लोगों को याद आया, मैं अपने रांची शहर जो हमारा बहुत ही फेवरेट हुआ था, मैंने कहा चलो मैं वहीं चलते हैं। तो हम लोग रांची आ गए। रांची तो आ तो गए सर, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई पूंजी नहीं थी, ना एक पैसा था। किसी तरह मैंने बच्चों का, मेरी बेटी 11th में उस समय पढ़ती थी, उनको एडमिशन कराया। मेरा बेटा उस समय 7th में था, मैंने उसका एडमिशन कराया। इसके बाद अपनी आगे की गाड़ी को कैसे करनी है मैं नहीं समझ पाया। लेकिन इस बीच फॉर्चुनेटली कहिए कि मैंने 2016 20 जून को एक रिप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनी है, तो मुझे वहाँ पर एक ब्रेक मिला। उस ब्रेक मैंने ज्वाइन किया, लेकिन वही एक नई चुनौती, एक नई जिंदगी। बहुत सारे मित्र ने हमें डिस्करेज भी किया कि अरे तुम कैसे कर सकते हो अभी इस मुकाम पर एक नई चीज। It is very difficult to join any insurance company. It's a very tough life too. How? Okay, it's a challenge for me because I am facing a lot of difficulties in my life during this period. So मैंने अपने आप को चेंज किया, मैं कर सकता हूँ। मुझे परिवार के लोगों का सपोर्ट हमेशा रहा, लेकिन वो भी कुछ लोगों ने बताया कि भाई बहुत टफ है, कैसे आप करोगे। मैं कहा कर लूंगा, क्योंकि मेरे साथ एक प्लस पॉइंट यही है कि मैं कभी हार नहीं मानता, मेरे में जुनून रहता है। और ये जुनून सर मेरे अंदर में रहता है दोस्तों, मैं बाहर कभी फील होने नहीं देता हूँ।
मेरे अंदर ही 2 चीज ऐसे होते हैं जो हर मनुष्य में होते हैं, भगवान ने दिया है। और उन सभी चीज को मैं लेकर के आगे बढ़ा और अपनी टीम को बिल्डअप करना शुरू किया। इसी क्रम में बहुत सारे ऐसे, मैं उस बिल्डअप करने में ही अपने टीम को जब मैं जोड़ रहा था, बना रहा था, तो मुझे कई एक ऐसे लोगों से संपर्क में आया जो नेटवर्किंग की बात करने हमसे किए। उन्होंने नेटवर्किंग की बात किया और बहुत सारी कंपनी का ऑफर भी किया। कहीं किसी का प्रोडक्ट हमें अच्छे नहीं लगे, कहीं किसी का हमें प्राइस बहुत ज्यादा लगता था, कहीं किसी का प्रेजेंटेशन हमें पसंद नहीं आता था। मैंने तो हमें लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकूंगा, मेरे लायक ही नहीं। बट लेकिन एक हम लोग के बीच में एक चाहत थी कि कुछ करना है। और बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ, इस पूरे दरमियान में पल्लवी जब तक हमारे साथ शुरुआत की लाइफ, हमेशा मेरे पीठ पर खड़ी रही। मेरे दोनों बच्चे हमेशा मेरे पीठ पर खड़े रहे। और आज भी सर दोस्तों, मैं जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ काम करने के लिए, सुबह सुबह अपने पूरे एनर्जी के साथ अपने दोनों बच्चे का चेहरा देखता हूँ और अपनी पत्नी का हंसता हुआ चेहरा देखता हूँ, और दिन भर मैं अपने काम को करता हूँ और दिन भर मैं फुल एंजॉय करता हूँ। और शाम में आता हूँ तो वही मुस्कुराता हुआ फैमिली का चेहरा देखता हूँ, हंसता हूँ और बोलता हूँ। और उनका स्पेंड किया। लेकिन आगे की लाइफ मेरी ऐसी चेंजेज आई। मेरे पल्लवी जी ने इस चीज को इस तरह मोड़ लिया। पल्लवी जी कैसे काम किया, कैसे कि उन्होंने आगे बढ़ाया इस चीज को। मैं पल्लवी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तो इस चीज को आगे बढ़ाना। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं पल्लवी शरद, रांची से, बट मैं ऐसे बोकारो से बिलोंग करती हूँ। मेरा एजुकेशन 12th तक मैं बोकारो से करी। मेरे पापा बोकारो में, बोकारो स्टील सिटी में एजीएम होकर रिटायर किए। हम 3 बहनों का परिवार है। तो मैंने अपना 12th बोकारो से करा। मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। और मैंने बहुत तैयारी करी, बहुत मेहनत करी, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं पर 2 मार्क्स से, कहीं 5 मार्क्स से मैं क्वालिफाई नहीं हो सकी। और 3 बहनों में मैं बड़ी थी, तो मुझे सेकंड चांस नहीं दिया गया, क्योंकि लगा कि पापा लोगों की 7 साल मेडिकल, फिर आगे ये बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और आगे 2 बहनें हैं, तो फिर मुझे आगे मेडिकल करने का परमिशन नहीं मिला। तो फिर मैं ग्रेजुएशन करी, जो मैंने जयपुर से अपना बीएससी करा। बीएससी करके आई, फिर 97 में मेरी शादी हो गई। शादी तो हो गई, बट दिल से मैं उस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत आगे पढ़ना चाह रही थी, मैं अपना कुछ करियर बनाना चाहती थी। बट फैमिली में बड़े होने के कारण मुझे अपने मम्मी पापा की बात को मानना पड़ा। शादी करी, जमशेदपुर आ गई, वहाँ अपने इन लॉज के साथ रह रही थी। वहां पे रहते हुए भी बट एक मन में चाहत थी कि नहीं, कुछ करना है। ये मैं नहीं चाहती थी कि मैं शादी करूं। तो उस समय एक सीडीपीओ का पोस्ट फर्स्ट टाइम निकला था। तो मैंने बहुत मेहनत करा उसमें, सीडीपीओ के लिए जी जान से तैयारी करी। मैं दिन रात लग के उसको तैयारी करके उसको करा। बट वहां भी मेरा अनफॉर्चुनेट ये रहा कि जब वो एग्जाम का डेट आया, तो वो मुझे, उस समय मेरी बेटी होने वाली थी, 8 मंथ था। मुझे सेंटर मुझे रांची मिला, मुझे जमशेदपुर से जाने का परमिशन नहीं मिला कि आप जाके एग्जाम दो। तो मुझे वहां छोड़ना पड़ा। बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत रोई थी मैं कि फिर मेरा यहाँ पर भी छूट गया, मैं इतनी तैयारी करी थी। बट ठीक है, उसके बाद बेटी हुई, फिर मैं उसमें ही बिजी हो गई, उसको पालना, उसका टेक केयर करना। फिर मैं एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, इसी इमेज में अपने आप को ढाल लिया। उसी में अपनी जिंदगी चलने लगी, चलती रही। 5 साल के बाद बेटा हुआ। फिर मैं उन दोनों की परवरिश में लग गई कि हाँ चलो ठीक है, मुझे इन लोगों को देखना है, क्योंकि मेरा ड्रीम इन लोगों का था, इनको बनाना, इनको एक अच्छा एजुकेशन देना, यही मेरा अब सपना बन गया था। मुझे लगता था कि नहीं, अगर बच्चों को एक मदर से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं नर्चर कर सकता है, उनको एक अच्छा संस्कार एक माँ ही दे सकती है। तो मैं इस थॉट से उन दोनों का टेक केयर करने लगी, उनको बहुत ढंग से रखा। पर मतलब उनका केयर करना ही मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गया। मैं अपना सारा सपना, ड्रीम, जहाँ एक समय था जब बुक किताब मेरा फ्रेंड हुआ करता था, मैं बुक के अलावा अपनी जिंदगी को सोच नहीं पाती थी। लेकिन अब ऐसी जिंदगी थी कि किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो मैं इस तरह से मेरी जिंदगी चल रही थी। फिर हम लोग हजारीबाग आए। हजारीबाग में हमारी लाइफ चली, जैसा शरद जी ने बताया कि एक बार ऐसा सर्कमस्टांसेस आया हमारी लाइफ में कि लगा कि नहीं, एक साइड इनकम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मंथली जो इनकम एक सैलरी आ रही है, वो हमारा सिर्फ घर चला सकती है और हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, हमारे एक्स्ट्रा ड्रीम को पूरा नहीं कर सकती। तो लगा कि नहीं, कुछ तो करना होगा। बट क्या करना होगा, क्योंकि मैं जॉब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जॉब करना, इनका नेचर ऑफ जॉब ऐसा था कि ये पूरे टाइम बाहर रहते थे।
ये बोले कि मेरे से तुम एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं घर में कुछ हेल्प कर सकूंगा तुम्हारा। तो मुझे लगा कि अगर मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी बच्चे थे, उनका उनका अगर मैं केयर नहीं कर सकूँ तो मैं ऐसा पैसा क्या कमा के रखूंगी। तो इसके लिए मैं जॉब करना नहीं चाहती थी। तो अब था कि क्या करूँ, कुछ करना भी है, घर को एक सपोर्ट देना फाइनेंशियल, तो ट्यूशन शुरू करा। 2 बच्चों से शुरू करा ट्यूशन, बट ऊपर वाले के आशीर्वाद से ट्यूशन बहुत अच्छा चला। मैं हजारीबाग में बहुत फेमस हो गई थी ट्यूशन के लिए, मेरे बहुत अच्छे इनकम आने लग गए थे और मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना मुझे अच्छा लगता। तो मैं उसमें, आपका है ना, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो आप करो तो दिल से करते हो, तो वही वाली बात थी। मुझे अच्छा लगने लगा और एक अच्छा इनकम भी आने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ मैं सपोर्ट कर रही हूँ। चलो फैमिली शरद को इतना सपोर्ट दे सकती हूँ, घर को एक सपोर्ट दे रही हूँ, तो अच्छा लग रहा था, खुशी खुशी चल रहे थे हम लोग। फिर वही कालकाटा जाना पड़ा और कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण फिर हमें वापस रांची आना पड़ा। बट यहाँ आने के बाद जब वो एकदम जीरो पर आ गए, तो उस वक्त एकदम माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और हम वापस से जीरो, लगा कि वही 1997 में पहुंच गए जब हमारी शादी हुई थी, वही जीरो से फिर हम शुरू हो गए। तो अब लग रहा था अब क्या करें, लेकिन करना तो है, सोचना पड़ेगा। तो शरद तो अपनी नए जॉब में ज्वाइन कर लिए थे, बट इनका मैं एवरीडे यहाँ भी मैं आके ट्यूशन शुरू करी, यहाँ भी ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा राइट फॉर्म फर्स्ट मंथ से मेरा ट्यूशन बहुत अच्छा चलने लगा, मैं वो भी कर रही हूँ साथ साथ। तो लेकिन शरद का टेंशन मुझे दिखता था, इनके चेहरे पे हमेशा वो परेशानी दिखती थी, समझ में आता था कि परेशानी किस बात की है, लेकिन वो परेशानी मैं दूर करना चाहती थी, बट क्या करूँ, ये दिमाग में लगा रहता था कि ऐसा क्या करूं जिससे कि इनका प्रेशर दूर हो जाए। क्योंकि ये शरद का जो नेचर है सर, वो हमेशा एकदम खुश मिजाज वाले, हर समय। मैं कभी बोलती भी थी कि कैसे होगा, ये क्या होगा, तो बोलते सब हो जाएगा, तुम्हें इतना टेंशन किस बात का है, सब हो जाएगा। तो इनका एक ही गाना हमेशा गाते थे, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो मैं बोलती थी बस आप ये गाना गाते रहिए और कुछ नहीं होगा। तो इनका ये नेचर था। बट यहाँ आने के बाद मैंने देखा इन पर इतना प्रेशर, इतना टेंशन, ये हंसना छोड़ दिए थे, हर समय टेंशन में रहते थे। तो मुझे लगता था नहीं, ये आदमी अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा है, ये जी रहा है किसी तरह से, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो इसी उधेड़-बुन में थी कि करूं तो क्या करूं, बाहर नहीं जाना चाहती थी, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे, मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती थी इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को मेरा रहना ज्यादा जरूरी था बच्चों के लिए। बस इसी बीच में खोजबीन में कि क्या करूं, ट्यूशन से भी हो रहा है बट और कुछ करना है। इसी खोजबीन में एक दिन हमारे फैमिली फ्रेंड निशांत सिन्हा हैं, जिन्होंने हमें मोदी केयर इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने मुझे फोन करा कि आपको मैं मोदी केयर में ऐड कर दिया हूं। मैंने कहा ये मोदी केयर है क्या, मैं नाम भी नहीं सुनी थी मोदी केयर का, क्योंकि मैं कभी किसी भी नेटवर्किंग से जुड़ी ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसमें काम कर सकते। मैंने कहा इसमें करना क्या है, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, अपने जैसे 2-4 लोगों को ऐड करना है। तो मैंने कहा नेटवर्किंग है ये, तो बोले हाँ। तो मैं उनको कुछ नहीं बोली, बट मैं खुद में सोची कि ये मैं कर सकती हूँ क्या, मेरे से नहीं हो सकता ये तो, क्योंकि मैं बहुत इंट्रो थी, मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलती नहीं थी। बहुत जितना शरद से मेरा नेचर एकदम अपोजिट है, शरद जितना लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, मैं उतने ही लोगों से सिर्फ हाय हेलो तक ही रहती थी। तो मुझे लगता था कि ये काम मैं कैसे करूंगी, बट मैंने उनको कुछ बोला नहीं। दो एक सप्ताह 10 दिन तक मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर वो उन्होंने मुझे बैक करा, वो बोले कि आपने क्या सोचा। तो मैं बोली कि ठीक है, बट मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, आप यूजर बन सकते हो, इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, क्या प्रोडक्ट है। तो उन्होंने मुझे लिस्ट भेजा और यहाँ का हीनू का डीपी का एड्रेस दिया। तो मैं और शरद गए, मैंने कहा अच्छा चलो चल के देखते हैं, अगर सामान अच्छा है, सामान लेते हैं, तो फिर देखते हैं। गए हम लोग, और मुझे लगता है 3,500-4,000 का हमने सामान लेकर गए। वहां सामान बहुत था हीनो डिपे में, वो सामान देके बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा भाई इतने सारे सामान है। हमने सारे प्रोडक्ट ले आया और ला करके नेक्स्ट डे यूज करे, तो उसका साबुन, पेस्ट, वंडर ड्रॉप नो डाउट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फिर 2 दिन के बाद ही हमारे घर सज्जाद सर और एस के सिन्हा सर आए। उन्होंने हमें मोदी केयर का फिर डेमो दिखाया, फिर उन्होंने प्लान समझाया कि ये है इसका प्लान। तो डेमो देखकर तो बहुत सरप्राइज हुई कि अरे वाह इतना अच्छा क्वालिटी, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो बात से, और प्रोडक्ट तो हमने यूज करा ही था, तो लग ही रहा था कि प्रोडक्ट तो नो डाउट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और प्राइस भी ऐसा है जो हम जिस प्राइस में ले रहे थे, तो मुझे हर तरह से एज ए यूजर बड़ा कंफर्टेबल है। तो हमने कहा सर प्लान समझा रहे थे, बट सॉरी सर मैं उस समय बहुत ध्यान नहीं दे रही थी ये प्लान पर, क्योंकि मेरे दिमाग में लग रहा था कि ये मुझसे तो हो नहीं पाएगा, मैं तो कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये मेरे नेचर के बियॉन्ड है ये चीज। तो
ठीक है, मैं सुन रही थी उनका, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझा रहे थे। नेक्स्ट डे ही आपका अप्रैल 2 तारीख को मुझे याद है, इनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रवि सर की मीटिंग थी। तो मैं सज्जाद सर और एसके सिन्हा सर के साथ ही वहाँ मीटिंग में गई। मीटिंग में गई तो हॉल पूरा भरा हुआ था। मुझे लगा कि अरे बाबा, मोदी केयर इतने लोग जानते हैं, ये तो मैं तो नाम ही नहीं सुनी थी मोदी केयर का, और इतनी भीड़ थी कि जगह नहीं था बैठने का। तो वहां गई, मीटिंग अटेंड करा। सर भी वहां पर पार्ट टाइम कैसे करा जा सकता है, पैसिव इनकम क्या है, कैसे आप पैसे का पेड़ लगा सकते हैं, ये सब सर बता रहे थे। वो मैं सुन रही थी, ठीक है, एज अ लिसनर मैं सुन रही थी। उसके बाद वहां पे रिकॉग्निशन हुआ। सारे डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर और हर लेवल के लोगों को बुलाकर स्टेज पर सम्मान दिया जा रहा था। वो चीज मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट करा, मेरे दिल को इतना ज्यादा टच करा। मुझे लगा कि इतना सम्मान मिलता है कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पे, कि आप तो अपनी जिंदगी में आप अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी बेटी बन करके रह जाओ, बट कभी समाज से, परिवार से, ठीक है, मिलता है, बट इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा काम करो, आपको इतना सम्मान मिला कि जो मुझे अंदर दिल तक वो टच कर गया। तो मैं वहीं बैठे बैठे मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं मोदी केयर में आगे क्या करूंगी मुझे नहीं पता, बट डायरेक्टर तो जरूर बनूंगी। इस स्टेज पर आकर के मैं सम्मान तो जरूर लूंगी। तो ये मैंने वहां पर एक डिसीजन लिया। वहां से निकली, सर ने, रवि सर से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। सर ने पूछा कि कैसा लगा, मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा। तो आपने क्या सोचा, मैंने कहा सर एक बार मुझे उस स्टेज पर आना है जरूर। तो बोले कि एकदम आइए। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई, वो उस हॉल से मैं एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आई, सिर्फ यही सोच के कि डायरेक्टर तो जरूर बनूंगी। फिर घर आई, मैंने सज्जाद सर को कहा कि सर प्लीज एक बार मुझे प्लान फिर से समझा दीजिए क्या है। उन्होंने मुझे प्लान समझाया, मैं प्लान समझी। नेक्स्ट डे से फिर मैं डेमो के लिए निकली। डेमो करने जाती थी। मतलब मुझे अच्छा लगा, सर ने मुझे डेमो किट दिया कि ये डेमो किट है। उन्होंने डेमो दिखाया, मैं एक बार रात में फिर से प्रैक्टिस करी उसको कि हाँ कैसे करना है मुझे। सुबह सुबह मैं, बहुत ज्यादा तो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे नहीं, बट मैं, मेरे जो कुछ सोसाइटी के लोग थे, भाभियां थी, उनको मैंने फोन करा कि भाभी आप आइए, ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट है आप। उन्होंने, वो आए, उनको मैं डेमो दिखाई। मुझे डेमो दिखा के अंदर से इतनी खुशी हुई जितना कि सर मैं बता नहीं सकती। मुझे पहले खुशी होती थी ना खाना बनाने में, वैरायटी ऑफ फूड बनाने में। मेरे घर में सब बोलते हैं कि इसको बोल दो कि आ रहे हैं तो बस दुनिया भर का आइटम बना के रख देगी, तो वो मुझे बड़ी खुशी देती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम था जो खाना बनाने के अलावा मुझे डेमो दिखाना अंदर से खुशी दे रहा था। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो मैं सबको डेमो दिखाई, और डेमो दिखाने से सबसे ज्यादा खुशी होती उन लोगों के चेहरे पर। डेमो से जैसे जैसे प्रोडक्ट का रिएक्शन दिखता था, क्वालिटी दिखती थी, उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आता था, वो मुझे बड़ा अंदर से एनर्जी दे रहा था कि देखो वो लोग भी जान रहे हैं कि हाँ मैं जो चीज बता रही हूँ वो एक अच्छा चीज बता रही हूँ। और सब लोग हाँ भरे, सब जुड़ते गए। और लकली सबको हमारा जो मोदी केयर का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है, लॉयल्टी प्रोग्राम, वो लोगों को बहुत पसंद आया। सब मेरे साथ लॉयल्टी में आने लगे, सब जुड़ने लगे, मेरी टीम बढ़ती गई। मैं, और सब सर लोग का सबसे अच्छी बात है कि इतने दूर से हर महीने संदीप सर, सज्जाद सर, कभी गोपाल सर, हमेशा आकर के हमें, हम लोग को बताया करते थे। हर महीने आकर के मुझे और मेरी टीम को इंकरेज करते थे, बताते थे, क्योंकि मुझे उस समय बीवी पीवी कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे तो बस एक ही गोल दिख रहा था कि डायरेक्टर बन के मुझे माला पहनना है बस। तो लेकिन अब आगे वाले टीम पूछते थे कि पल्लवी ये बीवी क्या है, ये पीवी, ये उस समय तो पीवी नहीं था सर, बीवी था। ये बीवी क्या है, बोनस कैसे आता है, पैसा कैसे आता है। तो फिर मैं सर, ये था कि हर महीने सर आकर के हमें बड़े अच्छे से समझाते थे, बहुत सपोर्ट रहता है हमारे सीनियर्स का इसमें। तो मैं अपनी टीम बढ़ाती गई। और मुझे याद है 1 अप्रैल को मैंने अपना काम शुरू कर था। 23 जून को मैं पुणे में थी, बेटी का एडमिशन कराने गई थी ग्रेजुएशन का। वहां पे सज्जाद सर का और एसके सिन्हा सर का फोन आया कि मैम आप डायरेक्टर हो गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे वाह, मैंने डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया। तो कि अब मुझे भी स्टेज पे जाने को मिलेगा। मैं बड़ी खुशी से शिरडी से लौटी थी, पूजा करके लौटी रही थी साईं बाबा का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके नेक्स्ट, और ये कोइंसिडेंस हुआ सर, इतना इत्तेफाक हुआ कि जुलाई का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था उसमें रवि सर ही आए थे, और उस प्रताप रेसिडेंसी में मेरा डायरेक्टर का केक कटिंग भी रवि सर के ही हाथों हुआ, जो बहुत ही मतलब इत्तेफाकन फॉर्चुनेट था मेरे साथ कि उन्होंने ही केक कटिंग की, उन्होंने ही मुझे सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं अपना टीम बढ़ाती गई, मोदी केयर में काम करना शुरू करा। अच्छा लगता था। जहां मैं पूरे दिन घर के कामों में उलझी रहती थी, पूरा दिन निकल जाता था, मैं चिड़चिड़ करती थी कि कितना काम है घर में। और वही वो मोदी केयर जब मैंने ज्वाइन करा तो मेरा वही काम 10 बजे तक खत्म हो जाता था, और मैं पूरी एनर्जी से डेमो किट लेकर एकदम निकल जाती थी खुशी से। और शाम में 3:30 बजे घर घुसती थी, क्योंकि 4 बजे से मेरा ट्यूशन होता था।
मैं एकदम एनर्जी से आती थी और चेहरे पे कोई सिक्का नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जब मैं डेमो दिखाती थी और लोग जुड़ते थे तो मुझे लगने लगा कि अरे ये काम मैं भी कर सकती हूँ। जो जिन लोगों ने, जब मैं ज्वाइन करी थी तो मैं कुछ लोगों को बताई थी कि मैं मोदी केयर कर रही हूँ, एक नेटवर्किंग कंपनी शुरू करा है। तो सब बोलते थे आप करेंगी, आपके बस का नहीं है ये, आपसे नहीं होगा। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, मेरा कौन सा कुछ ले रहा है ये, उससे तो कोई पैसा नहीं लिया, 0 पैसा है मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट, तो कुछ चला ही जाएगा तो क्या जाए। तो मैं इस पॉजिटिविटी के साथ काम करी, मेरी टीम बढ़ती गई, मेरी टीम में बहुत सारे लोग आए, तो एक अंदर से एनर्जी मिलता गया। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं ये काम तो मैं आराम से कर सकती। बट वही होता है ना सर, जैसे कभी कोई नया क्लास जब आदमी ज्वाइन करता है, बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, तो फर्स्ट 1 2 3 चैप्टर बड़ा इजी होता है, लगता है कि अरे वाह मैं तो टॉप कर जाऊंगा इस साल 8 9 में, बहुत अच्छा पेपर है। बट जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ता जाता है आपको वो टफ चैप्टर आना शुरू करता है। वही हुआ मेरे साथ। मैं शुरू में तो सारे लोग हाँ बोले, सबने ज्वाइन करा तो लगा अरे वाह क्या टफ है, लोग नेटवर्किंग से भागते हैं, क्या भागना है, इतना तो अच्छा है। मैं करती गई। बट धीरे धीरे फिर वही हुआ, जितने मैक्सिमम आने थे आ गए। उसका जब मैं टीम के साथ बाहर जाती थी काम करने तो वही रेशियो शुरू हो गया मेरे साथ भी, 2:10। 10 लोगों को दिखाया, 2 ने हाँ करा, उसमें 1 ने ज्वाइन करा, ऐसा भी शुरू हुआ। तो जब ऐसा शुरू होता था तो मैं निकलती तो थी बड़े एनर्जी के साथ यहाँ पर, और कि नहीं आज तो एकदम तीर मार के आऊंगी वहां से, क्योंकि सबको मैंने ज्वाइन कराया, ये भी ज्वाइन कर लेंगे। और वहां से अगर नहीं मिलता था तो वही सारी एनर्जी खत्म हो जाती थी। घर आती थी, शरद चेहरा देखते थे, बोलते क्या हुआ आज बड़ा डाउन लग रही हो। मैं बोलती देखिए ना, आज भी सबको समझाया, सबने हाँ बोला, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो फिर इन्होंने, ये मुझे ये था सर कि जब जब मैं डिमोटिवेट होती थी, इन्होंने, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस था मार्केटिंग का, सेल्स का, इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, तो ये कहते थे कि तुम हाँ सोच के क्यों जाती, ना सोच के जाओ और अपना अपना 100% दो। तुम अपना 100% दो, तुम सेटिस्फाइड हो, हाँ ना उनको सोचने दो, हाँ बोले तो अच्छा, ना बोले तो अच्छा। तो फिर मैं वही सोच के जाने लगी, वही यही एनर्जी मैं अपनी टीम में देने लगी, क्योंकि उनको भी लगता था कि नहीं नहीं हो रहा है मैम, कैसे होगा। तो यही एनर्जी इनसे सीखती थी, वहां देती थी। सर लोग से भी बात करती थी, सर भी आते थे, तो वो लोग भी कहते थे कि नहीं ठीक है, आप अपना दीजिए ना, वो क्या देंगे उस पर मत सोचिए, आप अपना पूरा 100% दीजिए। तो मुझे लगा नहीं बात तो सही है, मुझे अपनी तरफ से 100 देना होगा, ताकि मुझे गिल्ट ना लगे कि मैंने उन्हें अच्छे से नहीं बताया। तो मैं अपना इस तरह करके टीम बढ़ाती गई। और एक चीज मुझे नहीं पता चलता सर कि क्या है, ये शायद बोलते हैं ना कि अपलाइन और डाउनलाइन का एक इंटरनल कनेक्शन होता है, कि जब जब भी हारती थी, जब जब भी होता था नेगेटिविटी आती थी, ये तो पता है सबको कि जब हम निकलते हैं तो हाँ नहीं मिलता, हाँ मिलता तो खुशी होती है, बट मैक्सिमम ना ही सुनने को मिलता है। जब मैक्सिमम ना सुनते सुनते टीम वाले भी बोलते थे कि मैम नहीं हो रहा है, वो ना बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, उनको तो मैं पॉजिटिविटी देती थी, उनको पूरी एनर्जी देती थी, लेकिन मैं अंदर से खुद पूरी तरह से एनर्जी लेस हो जाती थी कि क्या करूं ऐसा जो उनका सब अच्छा हो, ऐसा क्यों नहीं हो पाता। तो जब कभी कभी ऐसा होता था सर कि मैं सही में पूरी तरह से एनर्जी लेस हो जाती थी, इत्तेफाकन ऐसा होता था कि या तो संदीप सर का या गोपाल सर का एकदम फोन आ जाता था। मुझे लगता था कि मैंने तो उन्हें कुछ बोला नहीं, लेकिन ये लगता था कि सही में ये बाउंडेशन है, ये इंटरनल कनेक्शन होता है आपके अपलाइन और आपके बीच में, कि जो समझ जाते हैं कि हमें सपोर्ट की जरूरत है। और इमीडिएट सर लोग का फोन आता था, वो मेरे बोलने के एक्सप्रेशन से समझ जाते थे कि क्या बात है मैम, आप कहीं कुछ नेगेटिव हो रही हैं। तो मैं बोलती थी कि हाँ सर, तो नहीं क्यों नेगेटिव नहीं होना, हो जाएगा, बस ये हो जाएगा वाला बात आप कर लोगे, तो मुझे तुरंत से फिर चार्जअप कर देता था। अब मैं सोचती हाँ हो जाएगा, मैं क्यों नहीं कर सकती, जब सब कर सकते तो मैं भी कर सकती। फिर मैं उसी एनर्जी से निकलती थी, फिर सब टीम को भी उसी एनर्जी के साथ करती। यही बिल्ड करते करते सर मैं हर दिन काम करती रही, अपना टीम बनाती रही। बट एक बात के लिए मैं अनूप सर के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर, कि अगर शायद उस दिन सर ने फोन नहीं किया होता तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ी होती। वो दिन है जिस दिन मैं टोटली सर एकदम 100% मैं एकदम जीरो हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही थी। पूरी टीम मेरी एकदम फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैम नहीं हो रहा है काम, वहां भी जा रहे वो भी ना बोल रहे हैं, कुछ लोग छोड़ दिए हैं। तो मुझे लगने लगा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो मैं गलत कर रही हूँ जी। क्योंकि सर ने जब भी बात होती थी गोपाल सर से, सज्जाद सर से, संदीप सर से, उन्होंने हमेशा यही बताया कि आप मिशन 10 के स्ट्रक्चर को फॉलो करें। तो मैं भी अपनी टीम को यही बताती थी, और हम लोग सब वही मिशन 10 के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। बट वही है, मिशन 10 के स्ट्रक्चर को फॉलो करके भी फिर बहुत सारी नेगेटिविटी आने के कारण नहीं काम हो पाता था, नहीं कुछ हो पा रहा था, तो सारे परेशान हो रहे थे।
उस दिन एक ऐसा था कि बहुत फोन आया था सबका मेरे पास कि मैम इसने छोड़ दिया, वो सामान नहीं ले रहे हैं, अब वो नहीं करेंगे। तो मुझे लगने लगा कि ऐसा क्या है जो मैं क्या करूं कि मेरी टीम को वो एनर्जी मैं दे सकूं। तो मैं बहुत ज्यादा हार गई थी। तो मैंने सिर्फ अनूप सर को एक मैसेज करा था कि सर मैं मन से हारना नहीं चाहती हूँ, लेकिन लग रहा है कि हार गई हूँ। तो मैं सर सच बता रही हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप कॉल करोगे। मुझे लगा कि सर इतने बिजी होते हैं, सर मुझे एक रिप्लाई जरूर देंगे टेक्स्ट का, या फिर मुझे डांटेंगे कि क्यों हार रहे हैं आप। लेकिन इमीडिएट 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि सर का फोन आया और सर ने सिर्फ बोला, सिर्फ सर यही बोले कि क्या हुआ मैम। बस सर का इतना ही बोलना था कि मैं कुछ नहीं बोल सकी, मेरे सिर्फ आंख से आंसू गिरे जा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं हारना नहीं चाहती हूँ और हार रही हूँ जिंदगी। मुझे करना है, इसमें सक्सेस एक लेना है, ये मेरे मन में था। तो क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मुझे शरद को सपोर्ट करना है, अपने बच्चों का करियर बनाना है, उनकी हायर स्टडी में कहीं कोई इकोनॉमिक के कारण, मेरी इकोनॉमिक कमी के कारण उनको रुकना ना पड़े। तो मुझे बहुत सारा विजन दिख रहा है मोदी केयर से, मुझे दिख रहा है कि मोदी केयर मेरा सारा विजन क्लियर होगा, मोदी केयर से मेरे सारे ड्रीम पूरे होंगे। तो मैं हारना नहीं चाह रही थी। तो सर का ये बात मैं, मुझे याद है सर की, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी आपको, सिर्फ मेरे आंख से आंसू गिर रहा था। सर ने सिर्फ कहा कि आपको हारने नहीं देंगे, आपको हम रुकने ही नहीं देंगे, आप हारिएगा कैसे। सर का ये कहना मुझे एनर्जी लगा कि जब सर मुझ पर फेथ कर सकते तो मैं खुद पर फेथ क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं मैं फेथ कर पा रही हूँ। इस थोड़े से हर्डल से मैं कैसे हार गई हूँ। जिंदगी में तो मैंने कितने सारे हर्डल देखे हैं, इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, जितना कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लाइफ ऐसी भी होती है। क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं ना तो बहुत सारे ग्लैमरस लाइफ देखते हैं। मैं हॉस्टल में थी तो बहुत सारे ग्लैमरस लाइफ को मैंने देखा था कि मुझे लगता था कि अच्छा शादी के बाद लाइफ ऐसी होती है वैसी होती है, बट शादी के बाद इतने सारे परेशानियों को भी झेलना पड़ता है, ये पता नहीं था। तो मुझे लगा कि जब मैं इतना सारा परेशानी लाइफ का झेल ली तो ये थोड़ा सा से मैं कैसे हार रही हूँ, और उस पर से सारे सीनियर मुझ पर फेथ करते हैं तो मैं खुद पर फेथ क्यों नहीं कर। तो इसलिए थैंक यू सर, उस दिन आप अगर फोन नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुंचती। और सर ने ही एक दिन फोन करके एकदम सुबह 7:15 पे मुझे बोला था कि मैम मैं आज एक होटल में हूँ जहाँ पे मैं एक ब्लैंकेट है जिसपे प्लैटिनम लिखा हुआ है और मुझे आपका ही नाम ध्यान आया है, तो मैम आप प्लैटिनम होंगे। सो सर आज मैं आपके उस विश को पूरा कर दी हूँ। थैंक यू सर। तो मैं यही देखती हूँ कि इस, मुझे ये लगा कि ये मोदी केयर एक एक सही में एक फैमिली है, एक ऐसी फैमिली है जहाँ हर लोग एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं। सिर्फ लोग अपने मतलब से नहीं जुड़े हैं, यहाँ हर लोग, हर अपलाइन, हर डाउनलाइन, सब एक दूसरे से दिल से जुड़ा हुआ है, सब आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस सिस्टम का। मेरे सारे अपलाइन, जितने भी अपलाइन है, वो हर वक्त मुझे आगे बढ़ने के लिए, सिस्टम को फॉलो कराने के लिए, कैसे मैं कहाँ गलत हो रही हूँ, कहाँ मैंने गलती करी है, वो हर समय बताते रहते हैं। तो इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। गोपाल सर, दिव्या मैम का बहुत धन्यवाद, जो हमेशा आकर के हमें इतना इंकरेज करते हैं, हमारी टीम को इतना इंकरेजमेंट देते हैं, वो भी एकदम बोले ना एकदम सिंपल। ये नहीं लगता कि कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा लगता है कि एक घर में एक मदर फादर कैसे अपने बच्चे को नर्चर करते हैं, कि बहुत प्यार से संभाल के उसको आगे बढ़ना सिखाते हैं, वैसे यहाँ मोदी केयर में ट्रीटमेंट मिलता है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। मैं निशान सर का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे मोदी केयर में दिया, और मैं इसके पहले कोई नेटवर्किंग नहीं की, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत थैंकफुल मानती हूँ कि मैं इसके पहले कोई नेटवर्किंग नहीं की, वरना तो शायद जैसे लोग आज भागते हैं नेटवर्किंग से, मैं भी भागती। तो मैंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे मैं ज्वाइन करी हूँ जहाँ पर एक परिवार है, सारे लोग एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, सारे अपलाइंस हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मैं सब अपने डाउनलाइंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा मेरी बात को मानते हैं। मैं जिस चीज को बोलती हूँ, जैसा हमारे अपलाइन गाइड करते हैं, वैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि उनकी भी सारी विशेष पूरी हो, जैसे मेरी विशेष पूरी हुई। मोदी केयर में आकर मुझे सबसे अच्छा है, मुझे जितना मान सम्मान मिला, मुझे मेरी पहचान बनी, मुझे लोग जान रहे हैं कि हाँ पल्लवी शरद कौन है, मुझे लोग जान रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और खुद की पहचान, खुद का इनकम, और ऐसा लगता है कि हाँ, या ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे सारे सपनों को पूरा कर देगा। मेरा एक ही बहुत बड़ा सपना है सर कि मेरे दोनों बच्चे जो चाहते हैं फॉरेन जाके पढ़ना, हायर स्टडी करना, मैं उनको स्टडी कराने में हेल्प कर सकूं। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये मोदी केयर से हो जाएगा, मोदी केयर से मुझे सब कुछ हो जाएगा। वो जो चाहते हैं मैं उनके सपनों को पूरा कर दूंगी, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे।
तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए अपने सारे अपलाइंस का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हमेशा हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। हम गिर जाते हैं तो भी हमें ये विश्वास रहता है कि हमारे पीछे खड़े हैं, वो हमें गिरने नहीं देंगे, वो हमें हारने नहीं देंगे। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने इस पूरे मोदी केयर टीम का, अपने सारे अपलाइंस का, अपने पूरे डाउनलाइंस का, जो मुझ पर फेथ करते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि उनके भी सारे सपने मैं पूरे कर सकूं, जिस ड्रीम से वो मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हर लोग अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए ही मोदी केयर में आया है, क्योंकि उन्हें पता है कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां आप मेहनत करोगे तो आप 100% मेहनत करोगे तो 120% आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी सब जगह आप 100% करो, 20% से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट यही एक ओनली वन द प्लेटफॉर्म जहां आप 100% अपना देते हो तो 120% आपको रिटर्न मिलेगा, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैं उनका थैंकफुल, मैं अपने दोनों बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, क्योंकि दोनों बच्चे हमेशा मुझे सपोर्ट करें, मम्मी तुम कर सकती हो, मम्मी तुम करो। अभी सर 10th का बोर्ड था मेरा बेटा का, मैं किसी जगह जाती थी, किसी को बोलती थी तो कहते थे नहीं आज कल ना मेरा बेटा का एग्जाम है, आप आज मत आइए, आज हम डेमो दिखाने नहीं जाएंगे, आज मत आइए। तो मुझे लगता था कि मेरा बेटा का भी तो एग्जाम है, मैं जा रही हूँ तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या, मुझे अंदर से गिल्ट फील होता था कि मैं तो छोड़ के जा रही हूँ उसको, तो क्या मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया है क्या। तो मैं उसको बोलती थी कि क्या करे बेटा, छोड़ देते हैं, तो बोलता था नहीं तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो, तुम जाओ, तुम डेमो दिखाने जाओ, तुमने सारी तैयारी कर दी है, तुम जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बेटी भी बाहर से आती थी पुणे से 10 दिन के लिए, तो मुझे उसको छोड़ के जाने में खराब लगता था कि थोड़े दिन के लिए आई है, बट वो भी कहती थी मम्मी तुम अपना काम करो, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, तुमको अपनी पहचान बनानी है, तुम निकलो, हम लोग हैं ना, फिर मिलेंगे शाम में हम। तो दोनों बच्चे मुझे इतना सपोर्ट किए कि मैं सोचती हूँ कि मुझे मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे अपलाइन टीम मेंबर, मेरी फैमिली, सब मुझे आगे बढ़ने के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो नो डाउट मैं आगे जरूर बढ़ूंगी, बहुत एक अच्छा मुकाम लूंगी और अपनी पूरी टीम को लेकर जाऊंगी, क्योंकि आज मेरा सपना सर सिर्फ अपने सपने को पूरा करना नहीं है, आज मेरे सपने के साथ बहुत सारे लोगों का सपना जुड़ा हुआ है, जिनको भी मुझे पूरा करना है। वो सब, उनके भी सारे सपने मेरे आंखों में दिखते हैं, वो सारी टीम के सपने मुझे दिखते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। तो मेरा अब यही प्लान है सर कि आगे मैं अपने मोदी केयर में जल्दी से जल्दी इस साल के अंत तक मैं 1 लाख की मंथली इनकम पर आऊंगी और अपनी टीम से मैक्सिमम लोगों को 1 लाख के नेक्स्ट ईयर ही सर मैं सबको 1 लाख की मंथली इनकम पर लेके जाऊंगी। यही मेरा एक मिशन है, ये टारगेट है, इस पर ही मुझे काम करना है, क्योंकि मोदी केयर इज ओनली वन प्लेटफॉर्म जिसके लिए समीर सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर सा प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर मेरे जैसी एकदम इंट्रोवर्ट एक सिंपल हाउसवाइफ जो अपना ड्रीम पूरा कर सकती है, जो अपनी एक पहचान बना सकती है, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट दे सकती है, एक समाज को एक सपोर्ट दे सकती है, तो हर कोई कर सकता है। ये सिर्फ समीर मोदी के कारण ही ये संभव हुआ, उन्होंने, सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है समीर सर ने कि सब कोई अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि इस सिस्टम पे जो नहीं आए हैं वो भी आ जाए, उनको भी लाऊंगी सर। मैं अपने बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल को जो जिनके सपने हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म की जानकारी नहीं है अभी तक, जैसे मुझे नहीं थी, तो उनको भी नहीं है, मैं उन सबको भी लाऊंगी, उन सबके सपने पूरे कराऊंगी। जैसे मेरे सपने पूरे हुए हैं, एक मेरी पहचान बनी है, उन सबकी पहचान बनेगी। बस यही थॉट से, यही विजन से मैं आगे मोदी केयर में काम करूंगी और यही विश करती हूँ कि मेरे सारे अपलाइंस का साथ हमेशा पूरी टीम पर बना रहे, हमेशा उनका गाइडेंस, उनकी सिस्टम ट्रेनिंग, उनका टीचिंग हमेशा हम लोगों को मिलता रहे। बस यही मैं विश करती हूँ। सो सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने सीखा है इस 25 साल के करियर में अपने तरफ से, मैं पल्लवी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा हमेशा करता है। मैंने एक चीज जो इनमें एक भूकंप था, एक ज्वालामुखी था जो अंदर था, मैं उसको हमेशा लाने की कोशिश करता हूँ कि आप आगे आओ। और मैं एक बात दिल से बताना चाहता हूँ कि ये कहीं हमसे कहीं ज्यादा ये मैच्योर्ड है,
हमसे कहीं ज़्यादा ये समझदार हैं, जो इस मार्केटिंग फेज को ये समझती हैं। इस चीज़ को मैं शादी के 2 साल बाद ही समझ गया था, लेकिन किसी कारण से ये नहीं आ रही थी। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू बी हियर एंड थैंकफुल टू सर, आप लोगों सभी को मैं शुक्रिया अदा करूँ जो इन्होंने इस चीज़ को। और दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ कि रास्ता में भगवान भी छोड़ देता है साथ हाथ कभी-कभी, लेकिन गुरु एक ऐसा चीज़ होता है, जो आपके अपलाइन होते हैं, वो एक ऐसी चीज़ होते हैं जो पार करना या ना पार करना दोनों मर्जी आपकी होती है। सो भगवान छोड़ भी देंगे तो गुरु कभी हाथ नहीं छोड़ता है, वो साथ नहीं छोड़ता है। सभी लोगों से यही कहना है, अपने गुरु के हाथ को पकड़ के चलिए, पकड़ते रहिए। बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन उन सारी परेशानियों को आप दूर करेंगे। और सारी जगह मेरी सारी दुआएं सबों के साथ रहती है, सभी पेरेंट्स के साथ रहती है, के बच्चों के साथ रहती है कि खूब अच्छा करे। हमारा बेटा भी अच्छा किया, अभी 10th का रिजल्ट में वो 98.6% लाया अपने मेहनत से दिन रात। उसका भी एक जुनून रहता है, एक जज्बात रहता है। स्टेट में 3rd रैंकर लाया, सिटी में 2nd पोजीशन पर है, स्कूल में तो टॉप किया ही था वो बच्चा। मैं अपनी बेटी के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, जो दिन रात मेहनत करती है, दिन रात एक सपने को लेकर चलती है। और रियली मैं सरप्राइज, मैं आज भी जो चीज़ भी एनर्जी लेता हूँ इन दोनों बच्चों से लेता हूँ, इस लेता हूँ। पल्लवी को मैं कभी रुकने नहीं देना चाहता हूँ, पल्लवी को मैं आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, हमेशा देखना चाहता हूँ। एक औरत जो जिंदगी की शुरुआत, पहले के ज़माने में क्या थी, जिंदगी की शुरुआत वो जन्म लेती थी अपने पिता के नाम से, बड़ी हुई अपने बेटे अपने भाई के नाम से, शादी भी अपने पति के नाम से, आगे बढ़ती है अपने बच्चे के बेटे के नाम से जानी जाती है, और अंत में उसकी मौत हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक औरत जो सब कुछ कर सकती है, और करने की तमन्ना होनी चाहिए दोस्तों। और क्यों नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं यही सीखा हूँ इस 25 साल में। हाँ, मैं परेशानियां आती हैं, परेशानी डेफिनेटली आती है लाइफ में। और मैं एक चीज पर मैं पल्लवी को हमेशा सिखाता हूँ कि ना पर कमांड करना सीखो। ना, मैं अपनी टीम को भी सिखाता हूँ, ना पर कमांड कीजिए। हाँ, एक ऐसी चीज है जो बहुत एक्साइटेड होता है, खुशी होती है, लेकिन ना में भी उतनी ही खुशी आपको होना चाहिए कि अगला जो आपके कस्टमर होंगे, जो अगला जहाँ पर आप जा रहे हैं, वो आपको यस तो जरूर करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। खासकर अमृता सर, अमृता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमें इस एक दिन का सेलिब्रिटी बनाया। इसके लिए बहुत बहुत दिल का स्वागत हो। आगे भी ऐसे बात होती रहे। खुदा खास्ते, थैंक यू।